जय हिंद मेरे सभी साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो यूरोपीय जो पहले आते हैं हमारे यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया, तो इसको आज हम आप सभी को बताएंगे। कौन सबसे पहले भारत में आया, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है तो उसमें सबसे पहले कौन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही इजी है, आसान है और बढ़िया है, और आप देखेंगे तो ये बढ़िया पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, तो सबसे पहले इसमें कौन आते हैं भारत में। तो निकले थे तो सबसे पहले कोलंबस। तो उन्होंने भाई साहब रास्ता भूल गए, क्या हुआ, वो पहुंच गए यूएसए। तो जब वो पहुंच गए तो इसको हम देखेंगे, ज़्यादा कहानी टाइप समझेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई साहब ये क्या बोले, क्या कहे, वो जो कोलंबस जो थे भाई साहब, ये चले गए यूएसए। तो वहां पर पहुंचते कहे, बोले कि भारत मिल गया, भारत मिल गया। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था कि ट्रेड करना था, ठीक है। इनका ट्रेड यानी व्यापार करना था, इनका इनका मेन उद्देश्य यही था। तो वो यूएसए चले गए। तो यूएसए की जो अमेरिका जो की खोज कोलंबस भाई साहब ने की थी। तो भाई साहब उसके बाद कोलंबस, उसके बाद निकलते हैं कौन, पुर्तगाली। कौन भाई साहब, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा निकलते हैं 1498 में। कब? 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। अ, समुद्री मार्ग से हमें इसमें पूछा जाता है कि भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा भाई साहब ने किए थे। तो इन बस इनको क्या करना था कि ट्रेड व्यापार करना था। तो ये पहुंचते हैं कहाँ पर, सबसे पहले कालीकट पहुंचते हैं। तो कालीकट जो कि गुजरात में है। तो वहाँ पर पहुंचते हैं तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, वहाँ के राजा कौन थे, राजा जमोरिन ने थे भाई साहब। जोमेरिन जो थे, जमोरिन जो थे, इन्होंने क्या किया, भव्य स्वागत किया, किनका, वास्को डी गामा का, कि भाई साहब आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो इन्होंने जमोरिन जो थे, तो इन्होंने स्वागत किया। तो ठीक है, पानी वानी पिलाया इनको भाई साहब को। तो बस इनका इनका वास्को डी गामा इनका क्या था कि इनका बस व्यापार करने आए थे। तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो 1498 में कौन किया था, वास्को डी गामा, ठीक है। कालीकट पे पहुँचते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं। तो उसके बाद कौन आते हैं, आते हैं कौन, तो 1515 में, 1505 में वहाँ के, कहाँ के, पुर्तगाल के जो गवर्नर थे, पहला गवर्नर जो था, तो गवर्नर था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा भाई साहब जो थे, इन्होंने आए पुर्तगाल कंपनी का, या इन्होंने व्यापार किया, इन्होंने मतलब जो कंपनी लगाई इन्होंने। तो इन्होंने एक नीति मतलब अपनाई थी, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू वाटर नीति। और ये क्या था, इसमें जो लाइसेंस देने का काम करता था, यानी कोई भी समुद्र मार्ग में कोई भी व्यापार करेगा तो उन्हें अनुमति देने का काम, या उन्हें कर वसूलने का काम था। तो उन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर नीति अपनाई, ठीक है। तो व्यापार में लाइसेंस देने का काम किया। तो उसके बाद वास्को डी गामा उसके बाद कौन आया, फ्रांसिडो डी अल्मीडा। पूछा जाता है कि जो पुर्तगाल के जो पहला गवर्नर था कौन था, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो फिर इन्होंने फिर उसके बाद आते हैं कौन, 1509 में कौन आते हैं भाई साहब। इसके बाद आते हैं हमारे
द्वितीय जो गवर्नर थे, कौन, पुर्तगाल के, ये द्वितीय गवर्नर थे पुर्तगाल के, अल्फ्रांसो डे अल्बुकर्क, ये थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा सब कुछ, व्यापार व्यापार यहाँ देखे तो व्यापार करने तो यहाँ ना आए थे। तो इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया, कब, 1510 में। इन्होंने क्या किया, गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। अब बीजापुर के सुल्तान से क्या हुआ, बढ़िया मेल मेल मिले उले, और इन्होंने क्या किया, शायद हराया भी था कि नहीं, इन्होंने क्या किया, गोवा पर कब्जा कर लिया। जब गोवा पर कब्जा कर लिया तो इन तो अब अपना क्या करेंगे, अब यहाँ पर उनका कंपनी लगाएंगे, भाई व्यापार करना है तो कंपनी लगाएंगे, तो अपना कंपनी लगाएंगे। तो भारत में तंबाकू और काजू का अवगत कराया किसने, तो भारत में जो तंबाकू आई तो कौन लाया, पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल ने क्या किया, काजू और तंबाकू लाई, ठीक है। और सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में, देखो पुर्तगाल जो थे भाई साहब, पुर्तगाल जो पुर्तगीज जो थे, इन्होंने सबसे पहले आया था लेकिन सबसे बाद में गए थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले आया था लेकिन बाद में सबसे बाद में गए, ठीक है। तो तो इसके बाद क्या होता है, नीनो डी कुन्हा, पुर्तगाल गवर्नर जो थे, मराठों ने पुर्तगालियों की दो जगह छीन ली। तो मराठों ने पुर्तगाल का दो जगह, मराठा भाई बहुत तेज थे, ठीक है। तो इन्होंने दो जगह, कौन 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 से जो पहला जो था सलसेट था 1739 में, और बसेन था, ठीक है। पुर्तगालियों ने से दो जगह छीन ली, ठीक है। और जो मराठों, अभी देखिए इसमें देखेंगे कि कर्नाटक का वार भी होता है, उसके बाद फिर कौन आएगा, कर्नाटक का वार होता है, और ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अपना एक्सपेंशन कैसे धीरे धीरे करते हैं, उन्होंने हमेशा, जो ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया, धीरे धीरे किया। उन्होंने पहले बंगाल पे धीरे धीरे अपना अधिकार बनाया, फिर उसके बाद अपना वो मैसूर का वार भी किया, बहुत सारे, अभी मराठा, फिर उसके बाद पंजाब, फिर अवध का, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाए। तो उन्होंने पहले, उसके बाद कौन आता है भारत में, पुर्तगीज के बाद कौन आते हैं भाई साहब, डच आएंगे। डच किसको कहते हैं, नीदरलैंड को। डच आते हैं, किनको कहते हैं, नीदरलैंड को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना प्रथम जो कारखाना लगाया था डच ने, मसूलीपट्टनम है कहाँ, वर्तमान में अभी क्या, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 1605 ईस्वी में, 1605 में आते हैं मसूलीपट्टनम में। इसका पहले नाम था मछलीपट्टनम, तो इसका आप क्या तो इसको अब धीरे धीरे कहने लगे कि मसूलीपट्टनम, तो ठीक भी था, अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में। उसके बाद क्या, प्रथम कारखाना लगवाए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उसके बाद ये डच आने के बाद अपना कारखाना और खाना लगाया। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने अपना कैसे कैसे सबको हराया, और उसके बाद अपने राज्य का एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जो आते हैं, तो अंग्रेज ब्रिटिश, तो 1599 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन तो किया 1599 में, लेकिन स्थापना कब की थी, 1600 ईस्वी में। उस समय जो इंग्लैंड की जो रानी थी, कौन थे, 1600 में रानी एलिजाबेथ, ये कौन, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। जो क्या किया, शाही चार्टर ले लिए। शाही चार्टर मतलब उन्होंने कहा कि जाइए भारत में आप ट्रेड करिए, आदेश किया, और कोई नहीं कर सकता था, मतलब कि कोई और व्यापार नहीं, तुम जाओ और वहाँ पर व्यापार करो, ठीक है। तो उसके बाद 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आया,
जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के दरबार में आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। तो इनका मेन जो ब्रिटिशर्स थे और जितने भी डच आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, तो इनका कोई वो नहीं था। इनका सिर्फ मेन उद्देश्य था कि हम चलते हैं और यहाँ पर बढ़िया मसाला वसाला होता था, तो चलते हैं। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो व्यापार करना था। और 1611 ईस्वी में पहला कारखाना, अस्थाई कारखाना किसका, जो 1608 ईस्वी में 1611 ईस्वी में जो था, ये 16 अस्थाई, जो टेम्पोरली मतलब परमानेंट नहीं था, तो अस्थाई था। तो मसूलीपट्टनम में लगाते हैं कौन, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। 1611 ईस्वी में लगाते हैं जो अस्थाई कारखाना होता है। कहाँ लगाते हैं, मसूलीपट्टनम। मसूली मसूली अभी वर्तमान में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो 1613 ईस्वी में पहली जो अस्थाई फैक्ट्री लगाते हैं कौन, अंग्रेज। 11 में तो उनका अस्थाई था, और जो परमानेंट जो फैक्ट्री लगाते हैं 1613 ईस्वी में। तो 1613 ईस्वी में, ये तो इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि अंग्रेज ने जो अस्थाई जो कारखाना कहाँ लगाया था, तो पहला 1611 ईस्वी में कहाँ, मसूलीपट्टनम में, जो अभी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 1613 में पहला जो अंग्रेज अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना कारखाना लगाते हैं, वो सूरत में लगाते हैं, ठीक है। कहाँ पे लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं। और जो ये परमानेंट कारखाना था। फिर 1655 में थॉमस राय आया जहांगीर के दरबार में। तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ अभी थोड़ा हम और आगे चलेंगे तो कहानी ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब इसके बाद जब पहले कौन आया, पुर्तगीज आया, फिर उसके बाद कौन आया, डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए। पहले कौन आया, पहले पुर्तगाल आया, दूसरा कौन आया, डच आया, तीसरा कौन आया, अंग्रेज आए यानी ब्रिटिशर्स। उसके बाद डेनिस आते हैं। इन्होंने क्या किया, 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में पहला कारखाना तमिलनाडु में, ट्रांसक्यूबार में, ठीक है। पूछा जाता है कि डेनिस ने कहाँ पहला कारखाना, तमिलनाडु में। तो 1620 ईस्वी में। इन्होंने 1676 बंगाल में से रामपुर में। और इसके बाद धीरे धीरे अभी देखिएगा कैसे इन सबको हराते हैं और अपना ब्रिटिशर्स जो है अपने साम्राज्य यानी कैसे विस्तार करते हैं। उसके बाद डेनिस के बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी अभी हमने बताया कि 1611 ईस्वी में जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपना अस्थाई कारखाना कहाँ लगाया था, तो अस्थाई कारखाना था मसूलीपट्टनम में। और 1613 ईस्वी में कहाँ पर, तो सूरत में। अब इसके बाद देखिए अंग्रेज जो ब्रिटिश आते हैं, पहले कौन आया, पुर्तगाल आया, उसके बाद कौन आया, डच आया, उसके बाद कौन आया, डच के बाद ब्रिटिश आए यानी अंग्रेज आए, उसके बाद कौन आया, डेनिस आए, उसके बाद कौन आया, फ्रांसीसी आते हैं। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं। तो 1600 1600 1668 में प्रथम कारखाना कहाँ लगाया, सूरत में। कौन, फ्रांसीसी। फ्रेंच फ्रेंच जो थे फ्रांसीसी कॉलोनी चंदनगढ़, बंगाल। तो इन्होंने बंगाल बंगाल में भी लगाया, लेकिन उसके बाद अभी देखिए कैसे मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे अपने विस्तार करते हैं, अपने साम्राज्य, अपने जो क्षेत्र था जो उनका मतलब कि अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार करते हैं, धीरे धीरे बंगाल पे कैसे युद्ध करते हैं। प्लासी का युद्ध होता है अभी तो, मतलब कर्नाटक का भी युद्ध होता है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे मतलब सबको हराकर और धीरे धीरे अपने साम्राज्य मतलब राज्य का विस्तार करते हैं। तो अंग्रेज जो थे और ब्रिटिशर्स जो थे,
जो अपना क्या करते हैं, विस्तार कैसे करते हैं, तो इन्होंने चिनसुरा का युद्ध और वेदरा, यानी चिनसुरा के युद्ध को ही क्या कहते हैं, वेदरा का युद्ध। और 1759 में इन्होंने युद्ध किया किनसे, डच डच से। ठीक है, तो ये डच से युद्ध करते हैं और इसके बाद क्या हुआ, डचों को क्या करते हैं, हराते हैं। तो इसमें अंग्रेज की जीत होती है। कहाँ पर युद्ध होता है, हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी के तट पर क्या होता है, युद्ध होता है। उसके बाद डच क्या होते हैं, हार जाते हैं इसमें, और अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर उसके बाद कोलाचिल की लड़ाई में जो 10 अगस्त जो 1761 में त्रिवणकोर साम्राज्य वीएस डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस यहाँ पर भी क्या होता है, डच क्या होते हैं, हार जाते हैं। फिर उसके बाद स्वाली या सुवाली का युद्ध जो होता है 1600 कब होता है, 1612 में होता है। तो अब क्या करते हैं, पुर्तगाल भी हार जाते हैं। कौन हरा रहा, ये सब युद्ध कौन हरा रहा है, ब्रिटिशर्स ने हरा रहे हैं। किसको, डच को हराए। उसके बाद किसको हराए, 1612 में पुर्तगाल को हराए। फिर उसके बाद कर्नाटक का, कर्नाटक जो होता है, कर्नाटक ब्रिटिश व फ्रेंच के बीच जितना हो, ये जो कर्नाटक का वार होता है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच, फ्रांसीसियों के बीच जो होता है, युद्ध होता है। अ, 3 जो कर्नाटक युद्ध होते हैं, 7 वर्षीय युद्ध जिसे भी कहा जाता है। जो प्रथम देखेंगे, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। कर्नाटक का पूछा जाता है कितने युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुए थे। किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश जो होते हैं, फ्रांस जो होते हैं, उनकी पराजय होती है। और ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपने और देखते हैं प्रथम जो युद्ध हुआ 1744 ईस्वी में, कर्नाटक का जो प्रथम वार होता है, कब होता है, 1744 से 1748 तक। ठीक है, युद्ध खत्म होता है, इसी में एक संधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सला चापेल की जो संधि होती है, एक्सला चापेल की संधि होती है। फ्रांसीसी गवर्नर जो थे, पूछा जाता है कि जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। देखिए, जो पुर्तगाल जो आते हैं, इन्होंने मतलब जो ब्रिटिशर थे, इन्होंने वायसराय और गवर्नर की क्या अपॉइंट किया करते थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी गवर्नर जो थे, जोसेफ फ्रेंकोइस और डुप्लेक्स डुप्लेक्स या डुप्ले डुप्ले इनको कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है कि फ्रांसीसी की हार होती है। फिर इसके बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है। ये युद्ध कहाँ होते हैं, भारत में कर्नाटक में होते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है कर्नाटक का युद्ध। प्रथम द्वितीय युद्ध जो होता है, पहला युद्ध जो होता है 1744 से 1748 तक। उसके बाद 1749 से 1754 तक युद्ध होता है, समझौता है। यहाँ पर भी एक समझौता होता है, किसके, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच समझौता होता है। तो पांडुचेरी की संधि होती है। अंबर के युद्ध के साथ शुरू हुई थी। अंबर के युद्ध के साथ शुरू हुई थी, तो एक समझौता होता है, कहाँ पर, पांडुचेरी की संधि होती है। ठीक है, पांडुचेरी की संधि होती है। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। पहला हुआ 1744 से 48 तक, यानी 4 साल युद्ध हुआ था। उसके बाद 49 से का हुआ 54 तक। पहला जो हुआ था 1744 से 48 तक, 1749 से दूसरा जो युद्ध होता है 1754 तक। और इसी में पूछा जाता है कि पांडुचेरी की संधि का किस युद्ध में हुई थी, तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जो हुआ था, उसी में कर्नाटक की संधि होती है। और तीसरा युद्ध जो होता है, होता है 1756 से 1763 तक। बाडीवास का युद्ध 1760, अंग्रेज और किसके बीच वर्सेस किसके बीच होता है,
अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसमें क्या होता है, अंग्रेज की विजय होती है, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स की विजय होती है। और इस पहला पांडुचेरी, उसके बाद क्या होती है, संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। आयकर कोट या कांते डी लाली नेतृत्व, तो ये इनके नेतृत्व में हुआ था। जो मतलब अंग्रेज के जो थे, अंग्रेज जो थे, जब इनके कर्नाटक को जो तीसरा युद्ध हो रहा था, तो जो नेतृत्व लीडरशिप कौन कर रहा था, तो लीडरशिप कर रहे थे आयकर आयकर कोट। उसके बाद ये क्या हो रहा है, हाँ, तो जो आयकर कोर्ट इनके नेतृत्व में, और कांते और लाली के नेतृत्व में होता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये अब जो होता है, अब यहाँ पर बंगाल में आते हैं, बंगाल का होता है, उसमें प्रथम जो गवर्नर था, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था, अब धीरे धीरे कैसे अपना ब्रिटिश, अब धीरे धीरे देखिए, ब्रिटिश को भी भगा दिए, डच से भी युद्ध किए, उसके बाद सबको हरा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर, या इसी को, जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, मुर्शिद अली खान थे। कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, जो अवध का जो था, सादत खां या शहादत खां बुरहान उल मुल्क, और हैदराबाद के जो थे गवर्नर, निजाम उल मुल्क असफ जाह, और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल का प्रथम मुर्शिद कुली खां थे, सादत खां थे, और निजाम उल मुल्क, ठीक है, असफ जाह। उसके बाद देखते हैं, अ, अब देखेंगे बंगाल में, अब नवाब उसमें, जो गवर्नर या नवाब जिसको कहते हैं, तो प्रथम नवाब जो थे मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है, वास्तविक नाम इनका जो था, सूर्य नारायण मिश्र। अब इनका नाम क्या था, सूर्य नारायण मिश्र। तो इन्होंने इनका नाम, फिर इन्होंने प्रथम जो नाम मतलब नवाब थे बंगाल के, तो मुर्शिद कुली खां थे। तो फ़र्रुख ने अंग्रेज़ों के लिए सुनहरा फरमान जारी कर दिया। मतलब ये सुनहरा फरमान का मतलब मतलब समझते हैं हम? तो जो अंग्रेज़ थे, इनको बोले कि ठीक है, तुम व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे क्या करना, 1 साल के लिए तुम 1 साल में हमको 3000 रुपये दे देना, और उसके बाद तुम कर मुक्त, यानी कर मुक्त व्यापार करना। और इसी को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, व्यापार का मैग्ना कार्टा। ठीक है, 3000 रुपये दे दो और तुम व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं। तो फारूक सियाद ने सुनहरा फरमान जारी कर दिया। अब उसके बाद इन्हीं के जो सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला जो थे शायद इन्हीं के भतीजे थे, फारूक सियाद के, फारूक फारूक सियार के जो थे भतीजे थे। नहीं नहीं नहीं, अली वर्दी खान का पोता था जो सिराजुद्दौला था। कौन? अली वर्दी खान का। अली वर्दी खान जो था, इन्हीं के जो, इनके मृत्यु होने के बाद यही दूसरा इनके मृत्यु होने के बाद, अली वर्दी खान की मृत्यु होने के बाद, यही सिराजुद्दौला क्या वो होते हैं, नवाब बनते। अब क्या हुआ, पूछा जाता है कि सिरा अली वर्दी खान जो था, उसके मरने के बाद कौन मतलब नवाब बनता है बंगाल का? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला भाई क्या हुआ, 23 वर्ष में अ, नवाब बन गए, कहाँ के? बंगाल के। अली वर्दी खान की मृत्यु 9 अप्रैल 1756 में हो गई। तो ठीक है,
ये भाई साहब इनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसके बाद सिराजुद्दौला 23 साल की उम्र में मतलब नवाब बनता है। तो जब नवाब बनता है तो इन्हीं के जो सेनापति थे, जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। तो प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति होता है मीर जाफर। मीर जाफर जो होता है भाई, अब मीर जाफर थोड़ा एजड था, मतलब 40-45 साल का था, और ये सिराजुद्दौला 23 साल के थे, और एकदम यंग एज में बैठा हुआ था। तो थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता था जब ये बोलता था कि ये मतलब नवाब भाई जो बोलेगा तो वही करेगा सेनापति। तो वही उन्हें नहीं अच्छा लगता था। तो इसकी कहानी हम आगे थोड़ा बताएंगे, और कैसे युद्ध होता है और कैसे सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। अ, तो सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का पोता ने वापस कर लेने का फरमान जारी की। तो जब अली वर्दी खान, अभी फर्रुखसियार उसके बाद कौन थे? अभी हमने बताया था कि जो फर्रुखसियार मतलब फरमान जारी किया, सुनहरा फरमान जारी किया था ना 1717 में, कि व्यापार मुक्त 3000 रुपये हमें दो, तुम वर्ष मतलब वर्ष 1 साल में तुम बढ़िया व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होता है, इसका पोता जो था सिराजुद्दौला, अब सिराजुद्दौला कहा कि अब फरमान जारी किया कि कर लेने का। तो शायद ये जो सिराजुद्दौला था इन्हीं का फर्रुखसियार का शायद दामाद उमाद था। तो सिराजुद्दौला भाई साहब अली वर्दी खान का ने कर फरमान जारी की, और सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में आक्रमण करके अंग्रेज को कैद कर लिया। मतलब फोर्ट विलियम में आक्रमण करके, और अंग्रेज, कहा जाता है कि ये जो युद्ध जो अंग्रेज थे, इन्होंने सिराजुद्दौला क्या किया कि एक 10 बाई 10 का कमरा था। कुछ गलती ये अंग्रेज भाई किए थे, कुछ गलती किए थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज को 140 की अंग्रेज को गिरफ्तार करके 10 बाई 10 कमरे में पैक कर दिए। अब जब 10 बाई 10 कमरे में पैक कर दिए तो इसमें क्या हुआ कि शायद इसमें 23 ठो बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ बचे हुए थे, हाँ, लगभग 400 थे, नहीं 400 थे। तो और काल कोठरी में डाल दिए। काल कोठरी मतलब 10 बाई 10 का कमरा है। अब उसी में 10 बाई 10 का कमरा है, और उसी में लगभग 400 अंग्रेज थे, और उसी कमरे में बंद कर दिया। भाई गर्मी का महीना, 23 जून, जून उनका महीना था। तो उसी में क्या हुआ कि कई सारे अंग्रेज मर गए थे। अब उसमें पता नहीं था कितने मरे थे, लेकिन मर गए थे काल कोठरी घटना में। अब भाई उस समय अब चिढ़ लग गई उसमें, अंग्रेज जो था रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को पता चले कि भाई इतने अंग्रेजों को और सिराजुद्दौला ने कैद कर लिया है। तो ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है कि भाई कैद कर ली हैं 10 बाई 10 कमरे में, 400 भर दी हैं, अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। 400 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी इसमें, बताया, हाँ। तो अब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, प्लासी का युद्ध हुआ। फिर प्लासी के 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, लीडरशिप कौन कर रहा है अंग्रेजों का? रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें सिराजुद्दौला। तो इतिहास में कहा जाता है कि जो युद्ध हुआ था, मतलब गलती से सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। कैसे मार दिया जाता है कि इसका जो सेनापति था मीर जाफर, और इसको पसंद नहीं था, 23 साल की उम्र में नवाब बन गया था बंगाल का। तो जो कहते थे वो सेनापति मीर जाफर था। तो जो कहता तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन्होंने क्या किया, भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया, और प्लासी के युद्ध में सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो इसमें 10,000 की सेना होती है, तो 20,000 लोग देखने जाते हैं इस युद्ध में। तो देखने जाते हैं। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव
और सिराजुद्दौला सेना जाती है और युद्ध होता है। तो युद्ध में क्या होता है, जैसे ही कहते हैं कि युद्ध शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला अकेले होता है, बाकी जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था, तो इसकी सेना रॉबर्ट क्लाइव के पास, और सिराजुद्दौला अकेले, और इसमें में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मार दिया। तो यही होता है। और 23 जून को 1757 में तो सिराजुद्दौला मर जाता है। तो इसके बाद क्योंकि जो मीर जाफर था, इसको क्या रॉबर्ट क्लाइव बोले थे कि मैं तुम्हें ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का गवर्नर नवाब बना दूंगा। और मीर जाफर बोले हमें ठीक है, हमें बनना है भाई, सत्ता का नशा था, नवाब बनना था, और मिल गए। प्लासी का युद्ध बंगाल में, प्लास के पेड़, मतलब प्लास के पेड़ सबसे अधिक उगते थे वहां पर, तो इसीलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का औपचारिक शुरुआत। अब यहीं से प्लासी के युद्ध का परिणाम, सिराजुद्दौला मारा गया, मीर मदन के नेतृत्व वाली सेना और मीर जाफर गद्दी पर बैठ गया। हमने बताया कि अभी हमने बताया था ना कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने मुझसे मिल गया, किससे, मीर जाफर से, कहा कि मैं तुम्हें, अगर इस युद्ध में अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा बंगाल का। तो प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है। तो 1700 पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में हार किसकी हुई थी, हार कब हुआ था, 1757, 23 जून 1757 को। इसमें हार सिराजुद्दौला की हार होती है, और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज की जीत होती है। तो मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश सेना का, जो अंग्रेज सेना का जो लीडरशिप कौन कर रहा था उस समय, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अब इसके बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और अब इसके बाद जो मीर जाफर था, वो अच्छे से अपना मतलब कर नहीं रहा था, तो उसके बाद कौन बैठता है, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम बैठता है, इसी का मीर जाफर का जो दामाद था। उन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद यानी बंगाल की जो राजधानी थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अब उसी के बाद होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध जो होता है 23 जून 1764 ईस्वी में होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके बाद जो मीर जाफर था, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बैठा। तो अब क्या होता कि अब जो भाई जो रॉबर्ट क्लाइव थे, अब जो कह रहे थे कि भाई अब जीत, और मीर मीर जाफर को बैठाया, मीर कासिम को जो कहते थे, मीर कासिम को अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई जो कहते थे ये काम करने के लिए, तो मीर कासिम को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस समय क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। उस समय जो ब्रिटिशर्स के जो लीडरशिप कर रहे थे, कौन कर रहा था, हेक्टर मनरो भाई कर रहे थे, ये जो लीडरशिप यानी नेतृत्व कर रहे थे, ब्रिटिश जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मनरो भाई उस समय नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, नहीं सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला, वहां पर सिराजुद्दौला थे। अब अवध का जो नवाब था, अब यहाँ पर ये बंगाल का नवाब था। ये जो अवध का, ये मुगल राजा शाह आलम द्वितीय, मुगल जो राजा था शाह आलम द्वितीय, मुगल राजा कौन था, शाह आलम द्वितीय थे। अब भाई साहब युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई युद्ध करने के लिए जाते हैं, सब कहते हैं ठीक है, हम युद्ध, तीनों लोग मिलते हैं, कहते हैं चलो इनसे युद्ध किया जाए, रॉबर्ट क्लाइव से। तो भाई अब क्या होता है कि उसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेज थे। अब ये सब लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं। भाई युद्ध करने के लिए, अगर तो युद्ध तुम करने जा रहे हो, तो तुम, भाई इन्होंने दो दो पैक बढ़िया बढ़िया पी लिए थे, और युद्ध करने पहुंच गए, दो पैक तीनों सब सब लोग। अभी यहाँ पर हेक्टर मुनरो इन्होंने को सबको गिरफ्तार कर लिए, बहुत मारा, और रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत मारा और बुलाया। तो कहा जाता है कि जो मतलब कि नवाब मीर कासिम या
हाँ, इसी जो 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो इलाहाबाद की इसी वक्त इलाहाबाद की संधि होती है। तो और यहीं पर क्या होता है, मीर जाफर फिर से नवाब बना। मीर जाफर फिर से नवाब बनता है। यहीं से क्या होता है, इलाहाबाद की जब संधि होती है तो द्वैध शासन आरंभ होता है। द्वैध शासन दीवानी निजामत, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। तो यहाँ पर होता है इलाहाबाद की जो संधि को 7 वर्षीय संधि, अब 7 वर्ष तक चली, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक है। अब उसके बाद होता है मैसूर में, अब राजवंश, वोडेयार राजवंश। उस समय क्या होते हैं, हैदर अली सिंहासन पर बैठता है। तो उस समय युद्ध होता है, फ्रांसीसी की ओर से झुकाव और मराठा प्लस हैदराबाद के निजाम के साथ संधि होती है। तो उसी के बाद अब मैसूर का जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेज और मैसूर के विरुद्ध युद्ध होता है। अंग्रेज व हैदर अली के मध्य समझौता होता है। मद्रास की जो संधि होती है, क्या होती है, मद्रास की मद्रास संधि होती है। ठीक है, समझौता होता है। फिर इसके बाद पहले पूछा जाता है कि जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 में हुआ था, अंग्रेज व हैदर अली के मध्य हुआ था। ठीक है। तो इसमें समझौता भी किया था। फिर इसके बाद द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1780 में 84 में, मैंगलोर की संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। कैसर से हैदर अली की मृत्यु मतलब जो हैदर अली की मृत्यु होती है, कैंसर से मृत्यु हो जाती है। इस समय क्या होता है, पुत्र, इन्हीं के पुत्र जो होते हैं, टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर, एंग्ल मतलब यही जो है अंग्रेज थे। 1790 1792 में युद्ध होता है। टीपू सुल्तान हार गया। इसमें जो युद्ध होता है तीसरे में, इसी में क्या होता है, इसमें होता है कि टीपू जो सुल्तान होता है, इसकी पराजय होती है। भारी जुर्माना लगाया 3 करोड़ रुपये। उनके 2 बेटे को बंधक बना लिया गया था। कौन, टीपू सुल्तान के। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी जो बनाई गई थी। ठीक है। मैसूर, चतुर मतलब 4 युद्ध होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर युद्ध होता है 1798 में। 1798 के बाद 1799 के बाद युद्ध होता है, जो चौथा युद्ध होता है। इसी में क्या होता है, सुल्तान जो हैदर अली जो थे, उनके पुत्र टीपू सुल्तान, इसी में क्या होता है, अंग्रेज टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज वेलेजली जो थे, वेलेजली, इसी में क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है। तो मैसूर का पूछा जाता है कि युद्ध कितना हुआ था, 4। इसी में सहायक संधि होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कल से मराठा युद्ध और पंजाब का युद्ध। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो अफगान प्रथम द्वितीय तृतीय संधि होती है, उसके बाद आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उसके बाद प्लासी का युद्ध के परिणाम इस देखेंगे। ये सब थोड़ा डीप में इसको हम बताएंगे। ठीक है। तो उसके बाद सोशल रिफॉर्म जो होता है भारत में, कि सोशल रिफॉर्म जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, इसी कारणवश जो 1857 की क्रांति होती है, इसको हम मैंने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।